हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 11th क्लास। जैसा कि आप 10th पास आउट स्टूडेंट हो, क्लास 11th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्ट्रीम या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम सेलेक्ट की है। हमारे पास क्लास 11th के अंदर यहाँ पर अभी दो स्ट्रीम जो पॉपुलर है, उसके अंदर एक स्ट्रीम है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एक स्ट्रीम है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो लेते हैं और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेते हैं। माई सेल्फ DC जैन, मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्ट फिजिक्स। इस डायरेक्ट फिजिक्स चैनल के अंदर आपको क्लास 11th के और क्लास 12th के टॉपिक्स मिलेंगे। आज हम इंट्रोड्यूस होते हैं फिजिक्स से कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। फिजिक्स विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें क्या क्या हमारे को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के नाम से, फिजिकल वर्ल्ड के नाम से है, उसको हम यहाँ देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आप जानते हो विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में सभी हम जानते हैं कि विज्ञान एक साइंस शब्द से बना है, जो लैटिन क्रिया होती है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो यानी किसी चीज़ को जानना, ज्ञान अर्जन करना। 10th क्लास में हमने एक सीधी सी परिभाषा पढ़ी है साइंस की, प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर, दैट इज़ साइंस। लेकिन साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस जनरल रूप से हम जानते हैं कि भौतिक होता है, रसायन होता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान होता है, पादप विज्ञान होता है। लेकिन यहाँ हम फिजिक्स के बारे में देखते हैं कि भौतिकी क्या चीज़ है, फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी सीधी सी भाषा में हम कह दें कि ब्रह्मांड में, अपने स्पेस टाइम में जिसका भी अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम द्रव्यमान के रूप में देख सकते हैं, या जिसका खुद का कोई अस्तित्व है और उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, तो वह वस्तु भौतिक वस्तु कहलाती है। और उन वस्तुओं का अध्ययन हम जिस साइंस में करते हैं, दैट इज़ फिजिक्स, भौतिकी कहलाती है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या जिस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है, दैट इज़ फिजिक्स। या हम कह सकते हैं कि द्रव्य या द्रव्यमान, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, अलग अलग स्वरूप और उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, जिसे आइंस्टीन की हमने समीकरण पढ़ी थी, E=mc² के रूप में। या और भी अन्य अन्योन्य क्रिया, इंटररिएक्शंस के बारे में जिस साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो वो फिजिक्स कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसमें सभी प्रकार की फंडामेंटल्स हम पढ़ते हैं। इसलिए इसको हम आधारभूत विज्ञान भी कह सकते हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल साइंस। आगे हम देखते हैं कि फिजिक्स हमारे रूटीन में हम देखते हैं कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फिजिक्स। हर चीज़ फिजिक्स पर डिपेंड करती है। हमारा चलना, खेलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हर चीज़ फिजिक्स पे किसी न किसी रूप से वो डिपेंड करती है। प्रकृति के आधारभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति ही भौतिक विज्ञान है। इसमें हम आधारभूत नियम आगे पढ़ेंगे। हम उन नियमों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, दैट इज़ फिजिक्स या भौतिकी कहलाती है। भौतिकी अपने आप में एक महासागर है। इस भौतिकी में हम जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही कम है। भौतिकी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से शुरू करते हैं, न्यूट्रॉन से शुरू करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻30
रेंज या 31 की रेंज में होता है। तो 10⁻30 10⁻31 किलोग्राम से स्टार्ट करके हम विश्व का द्रव्यमान, या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस समूची पृथ्वी का द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम तक के अस्तित्व वाली सभी ऑब्जेक्ट को हम जिस फिजिक्स अंतर्गत, जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, दैट इज फिजिक्स। छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पूरी पृथ्वी से रिलेटेड हो, हर चीज़ का अध्ययन हम जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं, दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स दैनिक जीवन के अंदर गणित से, रसायन से, जीव विज्ञान से और अनेकों सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। सभी चीज़ से वो एक अटैचमेंट रखती है। यहाँ हम मोटे मोटे रूप से देखें तो 2 प्रकार की फिजिक्स हम मान सकते हैं। नंबर 1 चिड़ सम्मत फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इसके अंतर्गत हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स। कुछ टॉपिक्स हमारे पास 11th क्लास में आएंगे, कुछ टॉपिक हमारे 12th क्लास के अंदर आएंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें हम रिलेटिविटी के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर हैं। और बीएससी में तुम जाओगे तो बीएससी के अंदर इनकी तुम्हारे को बुक्स मिलेगी, एक एक सेपरेट बुक हैं सबकी। और आगे से आगे जितना तुम गहरा उतरते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे को फिजिक्स के अंदर आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ हम इन ब्रांचेस के अंदर कुछ ब्रांचों को 11th क्लास में पढ़ेंगे और कुछ को हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उनको हम देखेंगे। भौतिकी की और भी बहुत सारी शाखाएं होती, इनके अलावा भी, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे स्पेस फिजिक्स, नाम सुना होगा, अंतरिक्ष फिजिक्स के बारे में। अंतरिक्ष फिजिक्स के साथ साथ हम मान सकते हैं भूभौतिकी, जियो फिजिक्स। इसके अलावा चिकित्सकीय भौतिकी भी हो सकती है, मेडिकल फिजिक्स। एनवायरनमेंट फिजिक्स भी हो सकती है, पर्यावरण भौतिकी, एनवायरनमेंट फिजिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं पर्यावरण भौतिकी। वायुमंडलीय भौतिकी हो सकती है, तारा भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स हो सकती है, एक्स्ट्रोफिजिक्स। इसके अलावा केमिकल फिजिक्स हो सकती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो सकती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिनको हम पढ़ते हैं। प्लाज्मा भौतिकी है, अंतरिक्ष भौतिकी है, इसके अलावा कण भौतिकी है, जीव भौतिकी है, अभियांत्रिकी भौतिकी है, समुद्र भौतिकी है। तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। और ये सभी फिजिक्स हमारे समाज में, हमारे दैनिक जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से उपयोग आती है और हम इसका दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी जगह पे इसका अस्तित्व हम देख सकते हैं। हमारे भौतिकी में जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, जिनका बहुत बड़ा अपना योगदान रहा, उन वैज्ञानिकों में आपने सभी ने नाम सुना होगा। नंबर 1 आर्यभट्ट। फिजिक्स में बहुत सारे अनुसंधान हुए, खोजें हुई, तो उन खोजों के पीछे किनका योगदान रहा? तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्यभट्ट। हम जानते हैं कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व 5वीं शताब्दी के अंदर एक खगोलविद हुआ था, जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की एक नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने ये स्पष्ट किया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही तारे घूमते हुए प्रतीत होते हैं। और हमारे को पता है कि 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह भी इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। दूसरा वैज्ञानिक लेते हैं हम भास्कराचार्य। नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है,
मन मस्तिष्क में आता है तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने लीलावती सिद्धांत, शिरोमणि सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आदि की खोज की थी और इन्होंने पृथ्वी के आकर्षण के कारण ही वस्तुएं गिरती है ऐसा बताया और विभिन्न आकाशीय पिंडों की चारों ओर की कार्यरत गुरुत्व शक्तियाँ ग्रहों को संतुलन बनाए रखती है, ये भी इन्होंने हमारे को बताया। ये रहे हमारे भास्कराचार्य। तीसरा हम लेते हैं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, इनके बारे में भी हमने सुना है कि जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कलकत्ता में उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। लेकिन उस समय एक वैज्ञानिक था मार्कोनी, तो मार्कोनी के पास सब व्यवस्था थी, उनके पास पूरा प्रोत्साहन था, इसलिए मार्कोनी को इसका EMW का श्रेय मिला। लेकिन समुचित प्रोत्साहन के अभाव में और नगण्यता के कारण जगदीश चंद्र बोस को भौतिकी का अनुसंधान छोड़ना पड़ा और बीच में ही ये पादप विज्ञान में चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सफलताएं हासिल की और स्पंदन की खोज और स्पंदन मापी, पौधों में भी जान होती है, स्पंदन होता है, उनके बारे में इन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किए।